हेलो बच्चों, तो सबसे पहले तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट फॉर ऑल द लव एंड ट्रस्ट विच वी रिसीव थ्रू आर इंस्टा डीएम्स, थ्रू द यूट्यूब कमेंट्स. सो थैंक यू सो मच. आप सबके डीएम से और आप सबके कमेंट से एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वांट कि मैम सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो. सिंस एग्जाम्स आ रही है तो प्लीज़ हमको ये बता दो कि कौन से चैप्टर्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है, हमको पढ़ने चाहिए, और कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो हम स्किप कर सकते हैं. तो सब्जेक्ट वाइज आप हमको इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो. सो या आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है, ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स. बट पर्सनली इफ यू आर आस्क मी, पर्सनली आई डोंट बिलीव इन दिस काइंड ऑफ ट्रेंड और इन दिस काइंड ऑफ माइंड सेट or what is important and what is not, since it is not the college exam, right? It is the professional exam. So in this each and everything is important, each and every chapter is important. और ये मैं सिर्फ आपको बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ. I have analyzed the past papers of ICSI and on the basis of that I can 100% मैं आपको अश्योरिटी के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती हूँ कि ईच एंड एवरी चैप्टर इज इम्पॉर्टेंट. ट्रस्ट मी. सो क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो ये सब के झमेले में आप पढ़ना ही मत, राइट? बिकॉज इट इज नॉट द करेक्ट माइंड सेट वाइल यू आर अपियरिंग फॉर द प्रोफेशनल एग्जाम्स. कॉलेज एग्जाम तक इट्स ओके, बट वेन इट कम्स टू द प्रोफेशनल एग्जाम्स लाइक CA, CS, CMA, I don't think this kind of mindset is going to work. So beta, as a professor and even when I was a student, I had analyzed the papers, the past papers of ICSI, and as per my analysis, majority, or it won't be incorrect to say that each and every chapter is equally important. बेटा क्या होता था ना, प्रायर टू 2018 अगर आप पेपर्स देखोगे ICSI के पास्ट पेपर्स, मे बी आपका जो माइंडसेट है कि मैम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दे दो, मे बी वो वर्क कर जाता. बिकॉज पहले प्रायर टू 2018 ऐसे होता था कि कुछ कुछ चैप्टर्स में से ही पूरा पेपर बनता था. लाइक इन कंपनी लॉ डायरेक्टर्स हो गया, अपना मेंबर्स हो गया, प्रोस्पेक्टस हो गया. देयर वर सम चैप्टर्स जिसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता था, सिंगल क्वेश्चन भी नहीं पूछते थे वो लोग. तो ऐसे चैप्टर्स थे इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, नॉट ओनली इन कंपनी लॉ, सारे सब्जेक्ट में. मीन्स इट वॉज द ट्रेंड जो मैंने एनालाइज किया एज पर माई एनालिसिस. इट वॉज द ट्रेंड कि कुछ चैप्टर्स में से पेपर बन रहा और कुछ चैप्टर्स कंप्लीटली निगलेक्टेड है. बट इट इज़ नॉट द सिनेरियो राइट नाउ. ये चीज़ 2018 के पहले होता था. बट उसके बाद अगर आप कोई भी पेपर ICSI का उठा के देख लोगे एंड यू विल कंपेयर द पास्ट पेपर्स, यू विल कम टू नो ऑफ एनी सब्जेक्ट कि हर एक चैप्टर में से उन्होंने क्वेश्चन डाल रखा है. मीन्स हार्डली एक या दो चैप्टर ऐसा होगा कोई भी सब्जेक्ट में, हार्डली एक या दो चैप्टर जिसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया हो, राइट? हार्डली आपको ऐसा एक चैप्टर मिल सकता है. बाकी मेजॉरिटी, और आई कैन से मतलब सबसे वो लोग पूछते ही हैं, भले मिनिमम टू मिनिमम एक क्वेश्चन पूछेंगे, बट पूछेंगे ज़रूर. दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू फोकस ऑन द कवरेज टू टेस्ट द स्टूडेंट कि वो कितना सिलेबस पढ़ के आया है, राइट? तो भले मिनिमम एक क्वेश्चन पूछे, बट कम से कम एक क्वेश्चन तो हर चैप्टर में से अभी आता ही है. बहुत फ्यू चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली निगलेक्ट हो जाते हैं, बट एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट. तो इस झंझट में आप पढ़ो ही मत कि मैम व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज नॉट. सो अभी आप कोई भी पेपर उठाकर देख लो आफ्टर 2018 का, it's very 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 difficult to say कि these chapters are important और these are not so important. तो ऐसा कहना बहुत ज़्यादा difficult है, and it would be wrong अगर मैं ऐसा कुछ भी कोट करती हूँ तो यहाँ पर. So everything is important, trust me, everything is important. कुछ भी आप skip कर ही नहीं सकते हो. You can't skip anything because बेटा it's just not the exam, it's your career जो आपने खुद ने चूज़ किया है. 11th-12th क्या होता है, आप जा रहे हो, आप एग्ज़ाम दे रहे हो, सिलेबस है, ठीक है, बट इट इज़ द प्रोफेशनल एग्जाम. सो इट इज़ नॉट जस्ट द एग्जाम, इट्स द करियर जो आपने खुद ने चूज़ किया है. तो प्लीज़ वो 11th-12th वाले माइंडसेट से सबसे पहले तो बाहर आ जाओ और यहाँ वहाँ इम्पोर्टेंस देखना छोड़ दो. ट्रस्ट मी. एंड सब कुछ पढ़ना, ये माइंडसेट आप अभी से बना लो तो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा. फिर भी आज स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स ही होते हैं. We had received a lot of DMs on Instagram this week कि मैम एटलीस्ट कैटेगरी वाइज चैप्टर्स बता दो. हम पढ़ेंगे सब, पक्का प्रॉमिस, हम सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, हम कोई भी स्किप करके नहीं जाएंगे. बट एटलीस्ट हमको कैटेगरी वाइज चैप्टर्स पढ़ा दो विच विल हेल्प अस टू प्लान आवर रिविजन्स. कि पहले हमें
कौन से चैप्टर्स रिवाइज कर लेने चाहिए, देन कौन से हम सारे पढ़ेंगे, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे, बट एटलीस्ट वी विल हैव अ प्रायोरिटी ऑफ द चैप्टर्स कि कौन से चैप्टर्स हमको पहले पढ़ने स्टार्ट करने चाहिए या हमको किनको प्रायोरिटी देना है while revising the entire syllabus. So here I am to discuss with you all the category wise chapters of ECIPL CS Executive. Now these categories are not on the basis of the importance of the chapters. These categories are only for the students, to help the students to plan their revisions in a more effective and in a better manner. दैट्स इट. ताकि आप रिविजन्स के टाइम पे कैटेगरी ए चैप्टर्स पहले रिवाइज कर लेना, देन कैटेगरी बी चैप्टर्स आप रिवाइज कर सकते हो, देन यू कैन रिवाइज द कैटेगरी सी चैप्टर्स. बाकी everything is important. You can't afford to skip even a single chapter. Okay, so without any further ado, let's start with the video. So beta, as you all know, CS Executive Group 2 में आपके 3 subjects है, that is ECIPL, CMSL and Tax. So we are here to discuss the category wise chapters of ECIPL. तो CS Executive Group 2, Economics, Commercials and Intellectual Property Laws. Now your ओवरऑल पेपर जो ECIPL का आपको पता है, सारे पेपर्स आपके 100 मार्क्स के हैं ना. द ECIPL पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. आई नो आपको ये सारी चीज़ें पता है, बट लेट्स जस्ट क्विकली गो थ्रू इट. दैट इज फर्स्ट पार्ट इज पार्ट ए, दैट इज इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉज जो 60 मार्क्स के लिए आएगा. एंड देन वी हैव IPR लॉज जिसमें आपका पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट ये सब है. ये सारे चैप्टर्स आपके 40 मार्क्स के हैं. तो उसमें मॉड्यूल में आपको IPR लॉस का जो पार्ट है वो एकदम डिफरेंटली दिया हुआ है, अलग से दिया हुआ है, दैट इज पार्ट बी. बट पार्ट ए में उन्होंने इकोनॉमिक्स एंड कमर्शियल लॉज आपको मिक्स करके दिए हुए हैं. तो जस्ट आई हैव योर बाइफोगेटेड द चैप्टर्स. इकोनॉमिक लॉज में आपका आएगा फेमा, देन ECBs है, देन वी हैव FDI, देन वी हैव FTP, ODI, FCRA एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. तो ये आपके इकोनॉमिक लॉज है सारे. देन कमर्शियल लॉज में आपका आएगा बेनामी ट्रांजैक्शंस, मनी लॉन्ड्रिंग, कॉम्पिटिशन एक्ट, FEO, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, लीगल मेट्रोलॉजी एंड रेरा. मैम इकोनॉमिक लॉज एंड कमर्शियल लॉज में डिफरेंस क्या होता है, क्विकली मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ. बेटा इकोनॉमिक लॉज जो होता है ना वो मैक्रो लेवल पे डील करते हैं, एंड कमर्शियल लॉज आर बेसिकली दे टारगेट अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री और अ पर्टिकुलर सेक्टर. लाइक बेनामी ट्रांजैक्शंस, खाली बेनामी ट्रांजैक्शंस जो हो रहे हैं उन पे ये जो लॉ है ये लागू होगा. मनी लॉन्ड्रिंग, आप ब्लैक टू वाइट कन्वर्जन करते हो तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आता है. कंज्यूमर्स पे लगेगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. सो द कमर्शियल लॉज, they are applicable to a particular industry, to a particular sector, or I can say to a particular segment. But economic laws have a broader meaning, like forex के laws हो गए आपके, and they cover a wide range. Obviously ये macro aspect से होता है economic laws, and commercial laws जो है वो comparatively micro aspect के साथ deal करता है. Then IPR laws, ये तो आपके एकदम से अलग ही है, that is patent, trademark, copyright, GI, inner designs. इसमें एक और है, that is introduction to IPR. तो टोटली आपके 6 चैप्टर्स है, ये 5 और एक और इंट्रोडक्शन टू IPR. 6 चैप्टर्स आपको टोटल 40 मार्क्स के लिए, एंड बाकी के जो 14 चैप्टर्स हैं वो आपको आ जाएंगे टोटल 60 मार्क्स के लिए. नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर मोस्ट फेवरेट पार्ट, दैट इज मैम फटाफट ये सब हमको पता है, ठीक है, आप हमको फटाफट कैटेगरीज बता दो ताकि हम अपने रिविजन्स जो है वो अच्छे से प्लान कर पाएँ. सो ये आपकी स्क्रीन पर आपको दिख गए हैं कैटेगरी ए चैप्टर्स. नाउ ये सब मैंने अच्छी तरीके से पास्ट पेपर्स वगैरह सब एनालाइज करके बताया है, एंड मैंने आपको क्लियरली बता दिया. मेरा यहाँ पे कैटेगरीज बताने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो कैटेगरी ए चैप्टर्स है वो इम्पॉर्टेंट है, बी थोड़े कम इम्पॉर्टेंट है, सी बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है. A, B, C तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इक्वली इम्पॉर्टेंट है. जस्ट जब आप पढ़ाई करने बैठो, जब आप रिविजन्स करने बैठो तो कैटेगरी ए चैप्टर्स पहले कर लेना, फिर बी करना, फिर सी करना, बट करने सारे हैं, ठीक है. सो फटाफट जस्ट लेट्स गो थ्रू इट. कैटेगरी ए में देखा आपका एक तो पेटेंट्स एक्ट है, ठीक है. इसमें से वो लोग क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं, केस स्टडी भी बना के पूछेंगे, उसके ऊपर 3-4 क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं. देन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, अगेन द मोस्ट फेवरेट कंसेप्ट जिससे क्वेश्चंस आते हैं. कंपटीशन एक्ट से आता है स्पेशली वो फैक्टर्स, तो वो लोग बेटा बहुत ज़्यादा पूछते हैं, लाइक फैक्टर्स विच CCI शुड कीप इन टू माइंड वाइल डिक्लेयरिंग दी पर्टिकुलर सिचुएशन एज अ एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन, या फिर फैक्टर्स ऑफ रेलिवेंट जोग्राफिक मार्केट, फैक्टर्स ऑफ रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट. तो फैक्टर्स बहुत ज़्यादा पूछते हैं, डोमिनेंट पोजीशन का हो गया, कॉम्बिनेशंस के हो गए.
आपको पता ही होगा, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, नहीं पता है तो। देन लॉ रिलेटिंग टू कॉपीराइट्स में से दे कैन आस्क यू 1-1, 2-2 मार्क क्वेश्चंस, क्योंकि वो मैंने देखे हैं पेपर में। तो इस तरीके के आपको पूछ सकते हो ना, इस पे कॉपीराइट प्रोटेक्शन आएगा नहीं आएगा तो आपको बताना है। तो ऑब्वियसली आपको डिटेल में ईच एंड एवरी चैप्टर पढ़ना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मोस्ट फेवरेट चैप्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट ICSI, बहुत फेवरेट चैप्टर है। मीन्स आपको केस स्टडी दे देंगे और उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है ना बेटा, वो मोस्टली ऐसा होता है कि एक केस स्टडी वो लोग आपको दे देते हैं और उस केस स्टडी पर वो लोग 4-5 क्वेश्चंस पूछेंगे, राइट ना। वो केस स्टडी मैम किस में से आता है ना, वो केस स्टडी किस में से भी आ सकता है। जो भी पार्ट 1 के आपके चैप्टर्स है, 14 चैप्टर्स, किस में से भी केस स्टडी आ सकती है ऑब्वियसली। बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स एज पर माई एनालिसिस ऑफ द पास्ट पेपर्स जो मैंने एनालाइज किया है, या तो लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से पूछते हैं। मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स दे विल आस्क फ्रॉम द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इफ नॉट कंज्यूमर दे कैन आस्क फ्रॉम कॉम्पिटिशन एक्ट, दे कैन आस्क फ्रॉम कॉम्पिटिशन एक्ट। बाकी और भी किसी एक्ट से पूछ तो सकते हैं, बट येस 99% यही चांसेस है, या तो कंज्यूमर से आएगा या कॉम्पिटिशन एक्ट से आ सकता है, ठीक है। Then we have the ODI, Overseas Direct Investments, again the most important and the favorite chapter of the examiner, जिसमें से questions पूछे जाते हैं regarding the financial commitment and terms and conditions of the Indian entity to extend the debt and NFF facility to foreign entity, तो ये सारी चीज़ें। and again the last chapter real estate regulation RERA, ये भी बहुत ज़्यादा इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। पहले डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा आते थे ECIPL में, बट येस नाउ दे आर शिफ्टिंग देयर फोकस फ्रॉम डायरेक्ट क्वेश्चंस टू केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। तो अभी मिक्स उन्होंने पूछना स्टार्ट किया है। तो अभी सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, केस स्टडीज़ भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है व्हेन इट कम्स टू ECIPL। ओके, सो ये आपके कैटेगरी A चैप्टर्स हो गए। तो देर आर टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चैप्टर्स मैंने इनको कैटेगरी A में डाला है। नाउ लेट्स कम टू येस कैटेगरी B चैप्टर्स। तो कैटेगरी B चैप्टर्स में सबसे फर्स्ट इज लॉ रिलेटिंग टू ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। देन ट्रेडमार्क्स। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से आपको केस स्टडी पूछ सकते हैं। आई गेस इसमें एक ही बहुत दैट फेमस केस स्टडी है, वो टी बोर्ड इंडिया वाला, राइट, टी बोर्ड इंडिया वाला। तो ये चीज़ आपको पूछ सकते हैं, ये पहले पूछा भी हुआ है, तो अभी थोड़े कम चांसेस लगते हैं। अभी आई गेस ट्रेडमार्क से वो लोग पूछ सकते हैं, राइट। देन इंट्रोडक्शन टू IPR लॉस। अच्छा, IPR लॉस के इंट्रोडक्शन में ना आपको ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये सब जो कंटेंट दिया हुआ है ऑब्वियसली उस पर आपने फुल चैप्टर पढ़ लिया है, तो आई डोंट थिंक आपको कोई इन पे कोई भी तरीके का शॉर्ट नोट पूछने वाला है। इसमें व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज like you have national intellectual property rights policy, then you have world intellectual property organization, तो इन सब पे देन देर आर लॉट्स ऑफ बॉडीज अंडर दिस लॉ, तो आई थिंक वो चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देन योर जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, देन योर जनरल अग्रीमेंट ऑन सर्विसेज, गैट्स, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इस चैप्टर से वो लोग पूछ सकते हैं डेफिनेटली, येस। देन वी हैव एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, ECBs, तो इसमें से हु आर एलिजिबल बोरोवर्स, हु आर रिकॉग्नाइज्ड लेंडर्स, दे कैन आस्क यू व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ ECBs, दे कैन आस्क, राइट। तो ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड है, फिर ऑल इन कॉस्ट सीलिंग आपने इसमें पढ़ा है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स फॉर ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए ECBs बता दो। नेगेटिव लिस्ट ऑफ ECBs, व्हाट आर दी एंड यूजेस, जिसमें मतलब आप ECB प्रोसीड्स यूज़ ही नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली वो भी चीज़ इसमें पूछ सकते हैं। देन बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, इससे इक्का दुक्का क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने इसको कैटेगरी B में रखा है। इससे ऐसा नहीं है कुछ भी स्किप तो नहीं होता है, बट ये इक्का दुक्का क्वेश्चन बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट से भी आता है कि कमेंट वेदर अकॉर्डिंग टू यू द ट्रांजैक्शन इज अ बेनामी ट्रांजैक्शन और नॉट, वेदर दी कंटेंट ऑफ मिस्टर सो एंड सो इज जस्टिफाइड और नॉट, तो वो आपको बताना है कि ये बेनामी ट्रांजैक्शन है या नहीं। तो उसके लिए आपको सेक्शन 2(9) का, तो सबसेक्शन 9 का आपको डेफिनेशन लिख कर आना होगा और आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ बेनामी ट्रांजैक्शन एंड व्हाट इज़ नॉट अ बेनामी ट्रांजैक्शन। सो या, सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देन SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, इससे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड दे आस्क केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और इवन डायरेक्ट क्वेश्चन भी इसमें आपको पूछे जा सकते हैं। देन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में।
स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा टफ लगता है कि मैम फेमा बहुत टेक्निकल है, बहुत टफ है, बट ट्रस्ट मी फेमा बिल्कुल भी टेक्निकल और टफ नहीं है। अगर आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ाई करोगे स्टार्ट टू एंड अच्छे से, अगर आपने पढ़ा होगा या किसी ने आपको एकदम अच्छे से पढ़ाया होगा, तो ट्रस्ट मी फेमा बहुत ही प्यारा एक्ट है। इनफैक्ट इसका बेयर एक्ट जो है वो खाली 21-22 पेज का ही है। तो फेमा इज़ नॉट अ टफ और अ टेक्निकल एक्ट एट ऑल इफ़ यू ऑल आस्क मी। तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, इनफैक्ट ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देन लेट्स कम टू कैटेगरी सी चैप्टर्स। अब इन चैप्टर्स को तुच्छ नज़र से मत देखना कि मैम हम ये नहीं पढ़ेंगे। मैंने आपको क्लियरली बहुत बार बोल दिया है, मैं वापस बोलूँगी, चैप्टर्स सारे इंपॉर्टेंट है। जितने ए कैटेगरी वाले इंपॉर्टेंट है उतने ये बी वाले और सी वाले भी इंपॉर्टेंट है। द थिंग इज इनको आप लास्ट में पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो सी वालों को। तो उसमें फर्स्ट इज लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। यस आई एग्री, कई बार इसमें इस चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बट यू जस्ट बी रेडी, बिकॉज अगर पहले नहीं पूछा गया तो आपके अटेम्प्ट में तो 100% पूछेंगे ही पूछेंगे। तो आपने सब पढ़ के जाना है, आपने ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, तो आपको सब पढ़ के जाना है। देन लॉ रिलेटिंग टू डिज़ाइंस, बहुत प्यारा चैप्टर है, तो इसमें से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मोस्टली इसमें से आई गेस डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछेंगे, डिज़ाइंस में से इतना कुछ केस स्टडीज़ में है नहीं, तो येस दे विल आस्क फॉर डायरेक्ट क्वेश्चंस। देन फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, अगेन स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगता है ये चैप्टर, क्योंकि बहुत छोटा सा चैप्टर है, प्यारा सा चैप्टर है। इसमें हाँ FEO का डेफिनेशन अच्छे तरीके से याद रखना, बिकॉज यस FEO का डेफिनेशन वो लोग आपको पूछ सकते हैं अंडर सेक्शन 21F। देन आपका आएगा कौन सा, येस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा बेकार चैप्टर लगता है, बोलते हैं मैम इतना लेंथी है, इतना टेक्निकल है, बट ट्रस्ट मी, if you will understand this chapter in a process, in a flow, इस चैप्टर का अगर आप पूरा प्रोसेस एंड फ्लो समझोगे तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी टफ और टेक्निकल नहीं लगेगा। येस आई अग्री, थोड़ा लेंथी है ये चैप्टर, बट इफ़ यू विल से कि मैम ये बहुत ज़्यादा टफ है, टेक्निकल है, तो इस बात से मैं बिल्कुल भी अग्री नहीं करूँगी। तो शायद आपने सही ढंग से इस चैप्टर को पढ़ा नहीं है। स्टार्टिंग से ही अगर आप डे 1 से ही कंसेप्चुअली चीज़ें समझोगे तो आई डोंट थिंक आपको इस चैप्टर में कोई भी तरीके का डिफ़िकल्टी आना चाहिए एज सच। लेंथी थोड़ा सा है, अपने ICSI का यही है, सारी नॉट ओनली नीसी IPL बेटा, कोई भी सब्जेक्ट आप देख लो, आप पढ़ ही रहे हो, आपको ज़्यादा पता है, सारे सब्जेक्ट में सारे चैप्टर्स ईच एंड एवरीथिंग इज़ लेंथी, राइट? सो नथिंग इज़ tough, but yeah, the things are lengthy, so yeah, that's a challenge which you have to cover, and I know you will do it. Then you have foreign trade policy, FTP से भी बेटा ऑब्वियसली इसमें जो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएगा, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के बारे में लिख दो या EPCG के बारे में लिख दो। तो FTP पे भी आपको शॉर्ट नोट्स पूछ सकते हैं, या फिर इक्का दुक्का क्वेश्चन डेफिनेटली इसमें से भी आ सकता है। एंड देन दी FCRA, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इसमें ऑब्वियसली व्हाट इज़ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, व्हाट इज़ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, फॉरेन सोर्स, ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। So yes, these are all the category C chapters. So I hope category A, B and C chapters मैंने आपको clearly बता दिए हैं। तो I really hope कि इससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी रिगार्डिंग कि कौन से चैप्टर्स मैम हम पहले पढ़े, मतलब सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे स्टार्ट करें, हाउ टू अप्रोच अ सब्जेक्ट। तो पहले एक काम करना, जो कैटेगरी A चैप्टर्स है ना वो पढ़ के ख़त्म कर लेना। पहले पेटेंट पढ़ लो, मनी लॉन्ड्रिंग, या आप कैसे भी जंबल अप करके पढ़ सकते हो। अगर आपको मोस्टली बच्चों को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बहुत पसंद आता है तो आप वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। और यू कैन स्टार्ट विथ रेरा। रेरा इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड एंड मोटिवेटिंग चैप्टर टू स्टार्ट विथ। और यू कैन एल्स स्टार्ट विथ मनी लॉन्ड्रिंग। सो मनी लॉन्ड्रिंग, कॉम्पिटिशन, कंज्यूमर या रेरा, मोस्टली स्टूडेंट्स को ये चैप्टर्स जो हैं इसमें से बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप कोई भी चैप्टर में से स्टार्ट कर सकते हो। सो जस्ट फर्स्ट स्टडी एंड कंप्लीट योर कैटेगरी A चैप्टर्स, देन यू गो टू कैटेगरी B, उसको भी उतना ही अच्छे से और उतना ही इम्पोर्टेंस के साथ पढ़ना है। देन कैटेगरी B चैप्टर्स के बाद यू हैव टू स्टडी दी कैटेगरी C चैप्टर्स। सी बेटा टोटल 20 चैप्टर्स है, पूरे के पूरे 20 चैप्टर्स पढ़ के जाना, कोई भी चैप्टर आप स्किप करके मत जाना। ये मत बोलना कि मैम इसमें से कैटेगरी C में से हम 1-2 चैप्टर स्किप करेंगे तो चलेगा क्या, बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं ऐसा बिल्कुल भी रेकमेंड आपको नहीं करूँगी।
अभी भी वक्त है, राइट, अभी भी समय है। कितना आपके पास टाइम है, कितना नहीं है, कितना टाइम देना है नहीं देना, ये ऑब्वियसली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप टाइम निकालोगे तो ट्रस्ट मी, पूरा टाइम आप यूटिलाइज अच्छी तरीके से करोगे एंड आप पूरा एंटायर सिलेबस जो है वो आप पढ़ के जाओगे, नॉट ओनली ऑफ ECIPL, जितने भी सब्जेक्ट्स में जितने भी चैप्टर्स हैं, मेक श्योर आप एंटायरली एक चैप्टर बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे हो। अगर एंड मोमेंट पे ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट उस चैप्टर का कुछ तो पढ़ के जाना, कुछ तो आइडिया रख के जाना। ऐसे तो बिल्कुल ही मत करना कि इस चैप्टर में यू आर 100% ब्लैंक, तो ऐसे मत करना। बिकॉज येस, मैंने आपको पहले भी बोला, अभी बोलती हूँ, ICSI इज़ नाउ मोर फोकस्ड ऑन द कवरेज पार्ट, ठीक है। तो आपका कवरेज ज़रूर टेस्ट होता है एग्जाम में इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, कितना ज़्यादा सिलेबस आप पढ़ के आए हो, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो नथिंग इज टफ, द थिंग्स आर लेंदी, यस, चीज़ें लेंदी है, तो उसको कंसाइज वे में करो। एंड द बेस्ट थिंग टू जस्ट डील विद दिस सिचुएशन is to make your own handwritten notes, make your own summary book, make your own index book and just study. तो जितनी भी लेंदी चीज़ें होंगी वो कंसाइज हो जाएंगी एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू रिवाइज द एंटायर सिलेबस इवन वन डे बिफोर एग्जाम। मैंने ये चीज़ किया है एज अ स्टूडेंट, इसलिए आपको बोल पा रही हूँ इतने कॉन्फिडेंस के साथ। So I hope this video has added some value and will help you to just do your revisions in a more effective and efficient manner. So hope this video was helpful and all the best for your upcoming exams, and do let me know in the comment section below कि आपको next कौन से सब्जेक्ट का कैटेगरी वाइज चैप्टर्स चाहिए या फिर व्हाट एल्स यू वांट। सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो दैट हाउ आई कैन हेल्प यू। बिल्कुल भी खुद पे सेल्फ डाउट मत करना, दिन बहुत कम है, आई नो दैट, बट ट्रस्ट मी, अभी भी वक्त बीता नहीं है, अभी भी आपके पास टाइम है। सो अभी भी आप अपना बेस्ट दीजिए, ठीक है। हमेशा देखो, हर सिचुएशन में एक इंसान है ना अपना बेस्ट ही दे सकता है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो एंड अच्छा एग्ज़ाम दो, अच्छा रिजल्ट लाओ एंड अपने आप को और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराते रहो, ठीक है। और कोई भी हेल्प की या कोई भी गाइडेंस की या कुछ भी आपको ज़रूरत हो जो हम आपको कर पाएँ, so please do let us know in the comment section below. We are always there for you, ठीक है। So all the best, make yourself and your parents feel proud, make your professors feel proud on you, and all the best for the upcoming exams. And बस डटे रहो, लगे रहो, पढ़ाई करते रहो, दिन रात एक करो एंड सब कुछ एकदम बढ़िया रिजल्ट लेकर आओ, ठीक है। होप दिस वीडियो हैज़ हेल्प्ड यू ऑल। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।